नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आवेशों के गुणधर्म क्या होते हैं, और आवेशों के गुणधर्म में हमने दो चीजें पढ़ी थी। पहला जो अपने पास आवेशों का नियम था वो कौन सा था? वो था आवेशों का योज्यता का नियम। और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो पहला जो पढ़ा वो था आवेशों का योज्यता का नियम, दूसरा जो पढ़ा था वो था कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम होता क्या है कि दो अपने पास आवेश है, उन आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा? या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उन आवेशों के बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है वो क्या किसके बराबर होता है? दोनों जो आवेश होते हैं उनके गुणनफल के तो कैसा था? समानुपाती था। और बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। जब हमने कूलाम के नियम को सोल्व किया तो दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो हमें कितना प्राप्त हुआ? वो हुआ कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये बेटा किसका मान है? तो ये K का मान हमें प्राप्त हुआ। तो F इक्वल टू आया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमने कहां से प्राप्त किया था? कूलाम के नियम से। कब? जब अपने पास दो आवेश होता है, पहला होता है Q1 और दूसरा कौन सा होता है? Q2, और उनके बीच की दूरी कितनी होती है? R। तो वहां पर लगने वाला कौन सा बल था? ये कूलाम बल था जो आवेशों के बीच लगता था। आज का बेटा जो अपना टॉपिक है वो है पैरावैद्युतांक। क्या है आज का अपना टॉपिक? पैरावैद्युतांक। तो देखो समझो पैरावैद्युतांक होता क्या है। पैरावैद्युतांक को समझने के लिए बेटा हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले दो चीजें निकालेंगे, निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला। सबसे पहले बात करते हैं पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक जो होता है उसको हम एप्सिलॉन R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन R से प्रदर्शित किया जाता है। किसको? इस पैरावैद्युतांक को। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माध्यम की विद्युतशीलता बटा में निर्वात की विद्युतशीलता। यदि हम माध्यम की विद्युतशीलता में किसका भाग दे दें? निर्वात की विद्युतशीलता का भाग दे दे तो वो क्या बन जाता है? पैरावैद्युतांक बन जाता है। अब देखो एप्सिलॉन R बेटा विद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। विद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन से। और यहाँ पर माध्यम की बात करें तो माध्यम के लिए हमने इसको क्या लिखा है? एप्सिलॉन M लिखा है। M का मतलब मीडियम यानी कि माध्यम। अपॉन में निर्वात की जो विद्युतशीलता होती थी उसको किससे प्रदर्शित किया जाता था? निर्वात की विद्युतशीलता को प्रदर्शित किया जाता है एप्सिलॉन 0 से। अगर मैं यहां से मान निकालूं तो एप्सिलॉन M बराबर किसके हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता और पैरावैद्युतांक को, ये रहा पैरावैद्युतांक और ये रहा निर्वात की विद्युतशीलता, अगर इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाती है? ये बनती है माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये होती है पैरावैद्युतांक की परिभाषा कि अगर हम माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? तो पैरावैद्युतांक कहलाता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन R से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं, माना अपने पास दो आवेश, पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश कौन सा है? Q2 है। ये अपने पास दो आवेश हो गए Q1 और Q2, और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी हो गई? R है। ठीक है,
तो कूलाम का जो नियम होता है वो क्या होता है कि अपने पास दो आवेश है और तो उन स्थिर बिंदु जो आवेश होते हैं उनके बीच में जो बल लगता है वो किस फॉर्मूले से निकाला जाता है? वो फॉर्मूला होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और यदि हम K का मान रखें तो क्या आएगा? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। भाई यहां पर एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। जब ये विद्युतशीलता निर्वात की है तो ये बल भी किसका होगा? निर्वात में लगने वाला बल। तो यहां पर देखो कूलाम नियम से, कौन से नियम की बात करेंगे हम? कूलाम नियम से। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। निर्वात में लगने वाला, बेटा जब निर्वात में बल के लिए विद्युतशीलता के लिए क्या लिया हमने? एप्सिलॉन 0 लिया। तो हमारा निर्वात में जो बल लगा उसको हमने किससे लिखा? F0। किससे लिखा? निर्वात वाले बल को F0 से। तो F0 बराबर क्या आएगा? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर। हो गया कि निर्वात में जो बल लगेगा वो क्या होगा? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं माध्यम के में लगने वाले बल की तो अगला क्या आएगा? माध्यम में लगने वाला बल। और जो बल माध्यम में लगता है उसके लिए हम देखो मीडियम लिखेंगे तो Fm हो गया। तो यहां से जो मान आएगा Fm का वो अपने पास क्या आएगा? वो आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन m। क्योंकि इस बार किसकी विद्युतशीलता आएगी? माध्यम की विद्युतशीलता आएगी। और माध्यम की विद्युतशीलता को किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन m से लिखते हैं। इनटू में क्या आया? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां पर बेटा मान रखेंगे एप्सिलॉन m का। कौन से समीकरण से मान रखोगे? देखो 1 में। तो समीकरण कितने से? 1 से। क्या होगा बेटा? समीकरण 1 से। तो यहां से अपने पास आएगा Fm बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। हो गया। तो एप्सिलॉन m का मान कितना है? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ये हमने यहां पर रख दिया। और इनटू में क्या आया? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर कितना? तो अपने पास देखो ये वाला तो आ गया निर्वात में लगने वाला बल। ये जो बल यहाँ पर लगा हुआ है ये कहां पर लगता है? निर्वात में लगने वाला बल। और ये बल कौन सा हो गया? माध्यम में लगने वाला बल। तो बेटा क्या करते हैं? जो अपने पास मान है समीकरण 2/3 करने पर क्या कर दो? समीकरण जो 2 है उसमें कितने का भाग दे दो? 3 का। मतलब निर्वात में जो बल लगा हुआ है उसमें किसका भाग दे दो? माध्यम में लगने वाले बल का। तो देखो 2 भाग क्या आएगा अपने पास? किधर निर्वात में लगने वाला बल है उसमें हम माध्यम में लगने वाले बल का भाग दे। तो अपने पास किसका मान आएगा? देखो तो हमें करना है, देखो निर्वात में लगने वाला बल F0 अपॉन में माध्यम में लगने वाला बल Fm। हो गया। इन दोनों का मान यहां पर रखो। देखो F0 का मान समीकरण 2 में कितना है? तो ये है Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। हो गया मान। अपॉन में क्या आएगा? अगला वाला जो मान है अपने पास वो कितना है? तो ये आएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R स्क्वायर। बेटा जब इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो पहला किससे गुणा होता है? चौथे से। और दूसरा किससे गुणा होता है? तीसरे से। तो क्या आएगा? F0 अपॉन में Fm बराबर ये आया Q1 Q2
इनटू में पहला किससे गुणा होगा, चौथे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर स्क्वायर अपोन में क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू Q1 इंटू Q2। दूसरा गुणा होगा किससे, तीसरे से, जो कटे उनको काट दो, Q1 Q2 से Q1 Q2, 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर स्क्वायर से क्या कर गया आर स्क्वायर, यानी कि एप्सिलॉन आर यहाँ पर बचा वो किसके बराबर हो गया F0 अपोन में F। बेटा एप्सिलॉन 0 होता क्या है, तो एप्सिलॉन 0 होता है अपना पैरावैद्युतांक, होता नहीं होता, एप्सिलॉन 0 पैरावैद्युतांक था, उस पैरावैद्युतांक का जो मान है वो किसके बराबर आया F0 अपोन में FM के बराबर आया। F0 क्या है, निर्वात में लगने वाला बल, और FM क्या है, माध्यम में लगने वाला बल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर निर्वात में लगने वाले बल और माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात निकाल लें, या कहो कि निर्वात में लगने वाले बल में माध्यम में लगने वाले बल का क्या दे दे, हम भाग दे दे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पैरावैद्युतांक प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, यहां से पैरावैद्युतांक प्राप्त होता है। ये बेटा अपना जो पैरावैद्युतांक टॉपिक था वो खत्म हो गया। अगला आज का जो अपना टॉपिक है वो है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। बेटा देखो कूलाम जो नियम होता है उसमें किसका मान निकाला जाता है, तो कूलाम नियम से हमेशा बल का मान निकाला जाता है। किसका मान निकाला जाता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान, और दो जो आवेश होते हैं उसके बीच जो बल लगता है, बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। जब बल का मान सदिश राशि है इसका मतलब उसका हम कैसा रूप लिख सकते हैं, सदिश रूप। तो यही अपनी अगली हेडिंग, और वो कौन सी है, कूलाम नियम का सदिश रूप। नियम का सदिश रूप। समझो, देखो कूलाम नियम के सदिश रूप को कैसे समझा जा सकता है, तो कूलाम नियम का जो सदिश रूप है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, माना अपने पास दो आवेश, कितने आवेश अपने पास, दो आवेश है। पहला आवेश यहां पर है Q1 आवेश, कितना आवेश है यहाँ पर Q1, और दूसरा जो आवेश है वो यहाँ पर है और वो कितना है Q2। अगर पहले ये हो गया मूल बिंदु O, ठीक है, एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र था जिसके अंदर कितने आवेश स्थित हैं, दो आवेश है, पहला है Q1 और दूसरा है Q2, ठीक है। अगर Q1 आवेश की बात करें तो Q1 आवेश का जो स्थिति सदिश है वो मूल बिंदु के सापेक्ष माना कितना है R1 है, और Q2 आवेश का जो स्थिति सदिश है वो कितना है R2। Q1 और Q2 के बीच की दूरी हो गई, ठीक है। अब देखो अपने पास दो आवेश है, पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, है कि नहीं है बेटा। जब भी दो आवेश एक दूसरे के पास होते हैं, दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। पहला आवेश दूसरे पर बल लगाएगा और दूसरा आवेश किस पर लगाएगा, पहले पर बल। अगर मैं बात करता हूं, देखो इस Q1 आवेश पर बात करता हूं, पहले कौन से आवेश की बात करता हूं, इस Q1 वाले आवेश की बात करता हूं। इस पर कौन बल लगाएगा, Q2, और इस Q2 पर कौन बल लगाएगा, Q1। माना Q1 पर Q2 जो बल लगाता है वो इस तरफ लगता है, और वो बल कितना है, वो है F12। किस पर लगा है, एक पर लगाया है, और किसने लगाया है, दो ने लगाया, ठीक है। पहले आवेश पर बल लगा है और दूसरे ने लगाया है, इसको किसे लिखा है, F12। इसी प्रकार इस Q2 आवेश पर कौन बल लगाएगा, पहले वाला लगाएगा, तो इसको किससे, दो ये हमने इस तरह, ये हो गया F21, दो पर लगाया और किसने लगाया, एक ने। दोनों की दिशा देख लो अलग अलग अपने पास, है कि नहीं है। इसी आधार पर देखो, अगर बेटा यहाँ पर सदिश रूप की बात करते हैं, इस R1 की दिशा कहां पर है, आगे की तरफ, इस R2 की दिशा भी कहां है, आगे की तरफ, है कि नहीं है। अब देखो यहां पर माना ये है O, ये बिंदु है A, और ये बिंदु है कौन सा, कूलाम नियम हमने पढ़ा है बेटा। कूलाम नियम से क्या होता है कि जब भी दो आवेश होते हैं उनके बीच में जो बल लगता है वो
F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर के कैसा होता है, बराबर होता है। यहाँ पर दो आवेश है, दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं, तो दो बल हमें प्राप्त हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं Q1 आवेश पर, Q2 आवेश द्वारा लगने वाला बेटा एक पर लगा है और किसने लगाया, दोनों, तो हो गया F1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां पर बेटा दोनों के बीच की दूरी 1 2 की वाली कंडीशन में दो कंडीशन अपने पास आएगी। माना पहली कंडीशन में जब 1 और 2 आ रहा है तो इसको किससे लिखो, 1 2 से। तो यहां पर जो दिशा हो गई इसके लिए इस तरफ की दिशा हो गई, और ये कितनी हो गई, दूरी R1। कब, जब हम Q1 आवेश पर किसके द्वारा लगने वाला बल पढ़ते हैं, Q2 आवेश के द्वारा लगने वाला। बेटा बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि, मतलब उसका सदिश रूप होता है। यहाँ पर ये केवल क्या है, परिमाण है, और ये भी केवल क्या है, परिमाण। परिमाण को दिशा बनाना है, किससे गुणा करोगे, एकांक सदिश से। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सदिश लगा दी, हो गई सदिश राशि बल। ये केवल परिमाण है, इस परिमाण को दिशा कैसे बनाओगे, एकांक सदिश से गुणा करोगे। बेटा के नियतांक है, इसका कोई सदिश नहीं होगा। आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि, मतलब इसका भी एकांक सदिश नहीं लगा सकते। अब बच गया दूरी, यहाँ पर किसका एकांक सदिश लगेगा, R12 का लग गया अपना दूरी का एकांक सदिश। किसका एकांक सदिश है ये, दूरी का। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो देखो क्या आएगा, F12 इक्वल टू क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर इंटू में R12 की कैप। ये फॉर्मूला था बेटा, इसको क्या करो, R12 से गुणा कर दो और R12 इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मतलब बात वही है, काटने के बाद ये क्या, ये मान आएगा सेम टू सेम। अब देखो ये एकांक सदिश है, ये कौन सा सदिश है, ये वाला अपना, तो ये है एकांक सदिश और ये है परिमाण। परिमाण प्लस एकांक सदिश मिलकर क्या बनता है, अपना सदिश बनता है। तो यहां से मान क्या आएगा, F1 बराबर ये आ गया के Q1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर इंटू 1, मतलब क्या हो गई, क्यूब। और आगे परिमाण गुणा में एकांक सदिश, मतलब ये हो गया सदिश R12 सदिश। ये आ गया पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर, दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल। बेटा यहाँ पर एक चीज की कमी है, R12 हमें नहीं पता दूरी कितनी कैसे निकलेगी यहाँ पर। तो दूरी निकालने के लिए देखो अपने पास क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज OAB। ये रहा O A और B। इसमें हमने 11th क्लास में पढ़ा था त्रिभुज सदिश नियम। कौन सा नियम पढ़ा था, त्रिभुज सदिश नियम से। तो देखो त्रिभुज सदिश नियम से होता क्या है कि दो क्रमागत जो भुजाएं होती हैं उन पर यदि सदिश है तो उन सदिशों का योग किसके बराबर होता है, विपरीत भुजा के बराबर। यानी कि दो क्रमागत भुजाएं विपरीत भुजा की कैसी होती है, बराबर होती है। तो यहां पर देखो त्रिभुज OAB में ये O से एक B की तरफ गए, आगे की तरफ गए। ये देखो तीर का निशान कौन सी तरफ है, आगे की तरफ है। मतलब O से B पर गए तो आगे गए, B से A पर गए तो कहां गए, आगे गए, और O से A पर मतलब कैसे है, विपरीत। मतलब इन दोनों क्रमागत भुजाओं का जो योग है वो किसके बराबर आएगा, तीसरी के। आगे की तरफ चलते जाओ, ये हो गया R2 प्लस में क्या आएगा, R12 बराबर क्या हो जाएगा, विपरीत क्या है, R1। यानी कि यहां से तो अपने पास मान आया, वो मान क्या है, तो मान है R12 बराबर R1 माइनस R। ये आ गया R12 का मान, और कितना आया, R1 माइनस में R2 का मान आया है। बेटा ये क्या है, सदिश है। परिमाण लगाओगे तो परिमाण में क्या होगा, R12 सदिश। परिमाण लगा तो हो गया परिमाण, भाई मोड़ लगाते क्या बन जाता है, अब ये परिमाण बन गया, बराबर क्या आ जाएगा, R1 माइनस R। ये मान यहां पर रखो, क्या आएगा, ये आया F12
बराबर के Q1 Q2 अपोन में R1 माइनस R2 की क्यूब और इनटू R12 मान। हमने दूरी भी निकाल दी और आगे का मान निकाल दिया। ये किसके द्वारा? इस Q1 पर इस Q2 के द्वारा लगने वाला हमने बल निकाल दिया। इसी प्रकार देखो दूसरा आवेश कौन सा है? ये Q2 आवेश है। ये किस पर बल लगाएगा? पहले वाले आवेश पर बल लगाएगा, यानी कि इस Q2 आवेश पर इस पहले वाले आवेश के द्वारा क्या लगेगा? बल लगेगा। तो ये देखो इस पर बल लगा, इसलिए इसकी दिशा हमने कौन सी ली है? ये F21। ये वाला बल लगा है किस पर? Q2 पर लगा है। और किसने लगाया है? Q1 ने। तो अब देखो हम दूसरा वाला जो यहाँ पर बल निकालेंगे वो क्या होगा अपने पास? तो Q2 आवेश पर लगने वाला बल, और वो किसके द्वारा लगा है? Q1 आवेश के द्वारा। इसके लिए दिशा कौन सी है? ये वाली दिशा है। तो इसके लिए जब हम बात करेंगे तो ये दूरी जो आएगी वो इस तरफ आएगी। इस वाले के लिए दूरी की दिशा ये थी। अब इस वाले के लिए दूरी की दिशा कौन सी हो जाएगी? नीचे वाली हो जाएगी। और माना 2 पर 1 लगा रहा है तो दूरी क्या हो जाएगी? R2। उल्टा होगा इस पहले वाले का, क्योंकि बल भी तो कैसा हुआ है? उल्टा हुआ है। अब यहां पर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया बल। लगाओ बेटा बल। इस कंडीशन में वही है, 2 पर लगा और किसने लगाया? 1 ने। सदिश होता है दिशा लगाते। फॉर्मूला वही है, क्या आएगा? के Q1 Q2। इस बार दूरी क्या हो जाएगी? R21। उल्टा हो गया ना, 1 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह 1, तो क्या आएगा? R21 का स्क्वायर। बेटा परिमाण है, परिमाण को सदिश बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? एकांक सदिश से गुणा करोगे। और यहां पर आ गया R21 की, ये निकाल दी हमने पर। वही हमें करना है जो पिछले में किया था। F21 बराबर के Q1 Q2 अपोन में R21 का स्क्वायर। R21 का कैप अगर और करना चाहे तो R21 अपोन में क्या कर दिया? R21। मतलब R21 से गुणा कर दिया और R21 से क्या कर दिया? भाग। नीचे क्या आएगा? देखो F21 बराबर यह आया के Q1 Q2 स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया? R21 क्यूब। ऊपर क्या आएगा? देखो परिमाण गुणा में एकांक सदिश, तो क्या बन गया? ये बन गया। सॉरी, सेम पिछले वाला किया है हमने। इस बार कंडीशन क्या है? 2 पर 1 ने लगाया तो 2 1 हो गया। पहले वाले में 1 पर 2 ने लगाया था तो क्या हो गया? 1 2। अब हमें किसका मान निकालना है? इस R21 का मान निकालना है। बेटा इस वाली कंडीशन में देखो त्रिभुज तो अपने पास वो कब हुआ? बदलाव कहां पे होगा? खाली ये देखो। इस बार ये वाला काम का नहीं, क्योंकि ये कब लगा था? जब अपने पास 1 और 2 की बात हो रही थी। अब इस F21 की बात हो रही है, मतलब 2 के सापेक्ष किसकी बात हो रही है? 1 की। तो दिशा F21 की तरफ। त्रिभुज सदिश नियम लगाओ। देखो आगे गए, फिर कहां गए? आगे। और ये हो गया उल्टा, मतलब इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? उल्टे वाले के बराबर। तो करो। तो पहला मान है अपने पास R1 आगे की तरफ, फिर आगे गए कितना है आगे की तरफ? ये वाला मान ये है R2 बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा कौन सा है? R2। यानी कि R2 बराबर क्या आ जाएगा? R21 बराबर क्या आ जाएगा? यहां से R2 माइनस वही मान आ गया ऐसे क्या? R12 था तो क्या था? R1 माइनस R2। और R21 हुआ तो क्या हुआ? R2 माइनस R1। ये मान बेटा इसकी जगह रख दो। और ये अपना क्या होता है? कूलाम नियम का सदिश निरूपण। ये अपना खत्म हो गया कंप्लीट कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। जो अगला टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।